नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अपने राठौड़ वंश पढ़ रहे थे और बीकानेर पढ़ रहे थे। बीकानेर के राठौड़ों को हम पढ़ रहे थे। हमने राय सिंह, करण सिंह तमाम लोगों को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे महाराजा अनूप सिंह। आज हम पढ़ेंगे महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह। देखिएगा, अगर हम महाराजा अनूप सिंह के समय की इसमें बात करेंगे तो 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक का जो समय है, 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक का समय है, ये बीकानेर के इतिहास में ये किसका समय है? महाराजा अनूप सिंह का समय माना जाता है। लेकिन महाराजा अनूप सिंह है ये किस जो मुगल बादशाह के समकालीन है, तो यहाँ हम देखेंगे इसमें कि मुगल बादशाह इसके समकालीन मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। ये औरंगजेब के समकालीन माने जाते हैं। किसके समकालीन माने जाते हैं? औरंगजेब के समकालीन माने जाते हैं। औरंगजेब के साथ में इसने कार्य किया था, लेकिन इसी औरंगजेब ने आगे इसे दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था। दक्षिण भारत का अभियान किसके खिलाफ था? मराठों के खिलाफ अभियान चल रहा था। और आप सब जानते हो कि औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी है वो साउथ इंडिया के मराठों के खिलाफ लगा दी। और हम एक बात ये भी कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र है वो किसको कहते हैं? दक्षिण भारत को हम कहते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर हमारा जो महाराजा अनूप सिंह थे, अनूप सिंह जी को भेजा था मराठा अभियान के वहां भेजा था। और इसी अभियान के दौरान जब उनको सफलता मिली थी तो औरंगजेब ने प्रसन्न होकर हमारे महाराजा अनूप सिंह को जो उपाधि दी है, यानी इसको जो उपाधि मिली है वो कौन सी उपाधि मिली है? महाराजा व माही भरातेव की जो उपाधि है वो औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। औरंगजेब ने ये दक्षिण भारत के अभियान के दौरान महाराजा अनूप सिंह जी को महाराजा व माही भ्राती की उपाधि दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसके याद रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा, महाराजा अनूप सिंह का समय है वो चित्रकला की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। बीकानेर की चित्रकला याद रखिएगा। अगर बीकानेर की चित्रकला का समय पूछा जाए तो इसका शासनकाल क्या माना जाता है? तो सवर्ण काल माना जाता है। बीकानेर की जो चित्रकला है उसका समय सवर्ण काल किस महाराजा का समय माना जाता है? बीकानेर के किस शासक का समय माना जाता है? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या होना चाहिए? महाराजा अनूप सिंह राठौड़ का शासनकाल, बीकानेर चित्रकला का सवर्ण काल। लेकिन आगे चलकर एक कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, एक यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण जो कला है वो कौन सी कला है? उस्ता कला। कौन सी कला है? उस्ता कला। और उस्ता कला का भी सवर्णकाल यहाँ है। याद रखिएगा, उस्ता कला कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध मानी जाती है? उस्ता कला बीकानेर से है और बीकानेर में ये बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। अब इसमें देखिएगा साहब, उस्ता कला क्या है? तो ऊंटों की चमड़ी पर की जाने वाली जो कलाकारी है, यानी उसको बाल काटने की जो कलाकारी है उसको क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला में हम देखेंगे यहाँ के जो कलाकार रहे हैं, इसके जो उस्ताद रहे हैं, उसमें दो लोगों का नाम आता है। एक का नाम आता है हिसामुद्दीन। एक का नाम क्या आता है? हिसामुद्दीन उस्ताद। और एक का नाम आता है हनीफ। एक का नाम क्या आता है? हनीफ। ये दोनों उस्ताद का मतलब है इस कला से कलाकार है उसको क्या बोलते हैं? उस्ताद बोलते हैं। या उसके जो कलाकारी करने वाला व्यक्ति उसको उस्ताद के नाम से जानते हैं, उस कलाकार को जानते हैं। तो ये दो ऐसे जो इसके उस्ता कला के जो कलाकार रहे हैं, हिसामुद्दीन उस्ताद और हनीफ उस्ताद। लेकिन वर्तमान में इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब जो प्रसिद्ध माना जाता है तो वो कौन सा है? हनीफ जो उस्ताद है उसका संबंध किस कला से माना जाता है? तो इसका किस है? उस्ता कला। लेकिन ये उस्ता कला कहां से लाए थे महाराजा अनूप सिंह? तो आपका उत्तर होगा साहब लाहौर से। लाहौर से उस्ता कला के जो कलाकार हैं वो बीकानेर आते हैं। और किसके शासनकाल में आते हैं? तो ये आते हैं महाराजा अनूप सिंह के समय में आते हैं। लेकिन देखिएगा,
महाराजा अनूप सिंह का समय है वो चित्रकला का स्वर्णकाल हम कहते हैं, उस्ताकला विशेष देन मानी जाती है बीकानेर की। लेकिन इसके अलावा भी महाराजा जो अनूप सिंह है वो मराठों के खिलाफ अभियान के लिए जाने जाते हैं, और इसी अभियान के दौरान हमने यहाँ पढ़ा था कि औरंगजेब ने इसे महाराजा व माही भ्रातृ की उपाधि से नवाजा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में देखिएगा जो महाराजा अनूप सिंह है ये स्वयं क्या थे, विद्वान थे। स्वयं क्या थे वे, विद्वान थे, अच्छे साहित्यकार की श्रेणी में इनकी गिनती की जाती है। वैसे तो बीकानेर के 3-4 ऐसे शासक हैं जिन्होंने कुछ न कुछ लिखा है, और इसी कड़ी में अगर हम महाराजा अनूप सिंह का नाम लेते हैं तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ लिखा है उसमें नाम आता है अनूप विवेक। क्या नाम आता है, अनूप विवेक, अनूप विवेक। और एक ग्रंथ का नाम आता है काम प्रबोध। क्या नाम आता है, काम प्रबोध, अनूप विवेक। और एक ग्रंथ है उसका नाम है श्राध्याय प्रयोग, श्राध्याय प्रयोग। और चिंतामणि, और चिंतामणि, चंद्रोदय। ठीक है, इस प्रकार से तमाम जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, महाराजा अनूप सिंह जी के द्वारा लिखे गए हैं। और महाराजा अनूप सिंह जी के समय में ज्यादातर ग्रंथों का मारवाड़ी में जिस शासक के समय में ट्रांसलेशन किया गया है वो किसके समय में किया गया है, याद रखिएगा महाराजा अनूप सिंह जी के समय में सबसे ज्यादा ग्रंथों का अनुवाद मारवाड़ी या राजस्थानी में किया गया है, क्योंकि मारवाड़ी को ही हम राजस्थानी के जो मानक के रूप में, भाषा के रूप में हम मानते हैं। तो याद रखिएगा कि बीकानेर के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा अनुवाद मारवाड़ी में हुआ, राजस्थानी में हुआ है, तो वो किस शासक के समय में हुआ है, तो वो महाराजा अनूप सिंह के समय में हुआ। किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो इसमें हमने पढ़ा साहब औरंगजेब के क्या माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं। पहले इतनी सी कहानी से आप थोड़े से प्रश्नों को यहाँ पिक कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा किस मुगल बादशाह के समकालीन महाराजा अनूप सिंह थे बीकानेर के। आपका उत्तर क्या आएगा साहब, जैसे ऑप्शन आ जाता है, जैसे ऑप्शन मान लीजिए यही प्रश्न एग्जाम में आता है तो बहुत कठिन प्रश्न बन जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह जी किसके यहाँ सूबेदारी की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 आता है जहांगीर। ऑप्शन नंबर क्या आता है, जहांगीर। 2 नंबर में ऑप्शन आपका रह सकता है शाहजहां। 3 नंबर पर आपका ऑप्शन रह सकता है औरंगजेब, और 4 नंबर पर ऑप्शन हो सकता है बहादुर शाह। तो इसी प्रकार का प्रश्न बनता है, लेकिन बहुत कठिन प्रश्न बनता है। जो कालक्रम का प्रश्न बनता है वो कठिन प्रश्न माना जाता है। तो थोड़ा सा आप यहां ध्यान दे सकते हो, यहां से आप इसको उत्तर को निकाल सकते हो। 1669 से लेकर 1698 का टाइम है वो किसका है, बीकानेर के इतिहास में महाराजा अनूप सिंह का टाइम माना जाता है। तो यहां से आप आसानी से उत्तर को निकाल सकते हो। तो देखिएगा अगर औरंगजेब का हम समय बात करेंगे तो ये लगभग 1657 से लेकर 1707 तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में औरंगजेब का नाम आता है। तो यहां से हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा साहब, औरंगजेब। तो इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न आगे देखिएगा, महाराजा व माही भ्रातृ की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी, औरंगजेब ने। कौन से अभियान के दौरान दी थी, मराठा अभियान के दौरान दी थी। बीकानेर के किस शासक को दी थी, महाराजा अनूप सिंह जी को दी थी। उसके बाद में आगे चलिएगा, आगे चलते हैं तो बीकानेर चित्रकला का जो स्वर्णकाल मानते हो वो किसका समय मानते हो, तो उसमें नाम किसका आता है, महाराजा अनूप सिंह जी का नाम आता है। उसके बाद में उस्ताकला का संबंध किस राज्य से है, बीकानेर राज्य से है। उस्ताकला का संबंध किस राठौड़ शासक से माना जाता है साहब, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महाराजा अनूप सिंह जी हो जाएगा। उस्ताकला कहां से लाई गई थी, तो बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा लाहौर से। और इसके दो प्रसिद्ध जो इसके उस्ताद है उनके नाम भी हिशामुद्दीन उस्ताद और हनीफ उस्ताद, जो बीकानेर से संबंध उस्ताकला से रखते हैं, ये भी आज वर्तमान में इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद में इधर देखिएगा साहब, अब हमारा प्रश्न आता है साहित्य जगत से। एग्जाम में साहित्य जगत से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, या दरबारी कवियों के नाम पूछे लिए जाते हैं, उनके ग्रंथों को भी पूछे लिए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी यहाँ से, क्योंकि पढ़ा लिखा शिक्षित विद्वान व्यक्ति था, उसका नाम था महाराजा अनूप सिंह जी। क्या नाम था, महाराजा अनूप सिंह जी। तो महाराजा अनूप सिंह जी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या आता है साहब, अनूप विवेक। अनूप विवेक है वो महाराजा अनूप सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। अब हम इसके दरबार में रहने वाले जो मुख्य लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी हम बात आगे करेंगे, लेकिन इसी के समय में अनूप संग्रहालय का निर्माण होता है।
बीकानेर में अनूप संग्रहालय का निर्माण होता है किसके समय? महाराजा अनूप सिंह जी के ही समय में। किसके समय? महाराजा अनूप सिंह जी के समय में अनूप संग्रहालय का निर्माण, और उसमें तमाम जो ग्रंथ मारवाड़ी में ट्रांसलेशन उसका किया गया। और उसी के अंदर हमने ये भी देखा है कि इसी कड़ी में हम देखते हैं कि एक आनंद नाम का विद्वान, क्या नाम था? आनंद नाम का विद्वान था, जिसने गीता का किस में अनुवाद किया था? गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किया था। गीता का किस में अनुवाद किया था? मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी बोल लो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, राजस्थानी के अंदर क्या किया था? अनुवाद किया था। याद रखेंगे कि मारवाड़ी या राजस्थानी में अनुवाद गीता का किसने किया था? आनंद ने किया था। और किसके समय में किया था? महाराजा अनूप सिंह जी के समय में किया था। इसके बाद में इसी के समय में क्या बनता है? अनूप संग्रहालय। अभी हम बात कर रहे थे कि अनूप जो संग्रहालय है वो किसकी देन मानी जाती है। कोई ज्यादा मतलब डिफिकल्ट बात नहीं है, अनूप सिंह जी से सीधा सीधा संबंध इसका रहता है। इसके बाद में देखिएगा, इसके दरबार में, इसके जो दरबार है, दरबार में जो विद्वान रहते हैं, इसके दरबार में जो विद्वान थे उनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। भाई कौन कौन से लोग थे जो महाराजा अनूप सिंह जी से क्या रखते थे? संबंध रखते थे। तो उसमें एक का नाम आता है मणिराम, एक का नाम क्या आता है? मणिराम नाम आता है। और एक का नाम आता है अनंग भट्ट। क्या नाम आता है? अनंग भट्ट। जो अनंग भट्ट है वो भी इसी के दरबार में। और एक का नाम आता है भाव भट्ट। देखो भाई, ये भाव भट्ट नाम का जो व्यक्ति है ये इसका मुख्य दरबारी माना जाता है। भाव भट्ट नाम का जो विद्वान था वो महाराजा अनूप सिंह जी के समय में मुख्य क्या था? दरबारी आप इसको कह सकते हो। इसके बाद में एक व्यक्ति और था, उसका नाम आता है वैद्यनाथ। क्या नाम आता है? वैद्यनाथ नाम का विद्वान था, वो भी इसी के दरबार के अंदर था। लेकिन इन लोगों ने इसके समय के अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं उनको समझना है। लेकिन आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हमने यहाँ पर 2-4 ग्रंथ लिखे थे। उन ग्रंथों में हमने पढ़ा था अनूप विवेक, जो महाराजा अनूप सिंह जी ने स्वयं लिखा था। क्या लिखा था भाई? अनूप विवेक। अनूप विवेक, अनूप विवेक जो ये ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा जाता है? महाराजा अनूप सिंह जी के स्वयं के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन यहीं से एक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न और बन जाता है। ठीक इसी प्रकार के ग्रंथ इधर भी लिखे जाते हैं, मणिराम के द्वारा लिखे जाते हैं। वो देखते हैं कौन से वो लिखता है। तो उसमें नाम आता है अनूप व्यवहार, अनूप व्यवहार सागर। कौन सा ग्रंथ लिखा है इसने? अनूप व्यवहार जो ग्रंथ, देखिए ग्रंथ है, ये ग्रंथ है अनूप व्यवहार। ये जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा जाता है? ये लिखा जाता है मणिराम के द्वारा। अनूप व्यवहार सागर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था भाई? मणिराम के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद में देखो इसने ग्रंथ और भी लिखा था, उसका नाम आता है अनूप विलास। क्या नाम आता है? अनूप विलास। अनूप विलास ग्रंथ ये भी क्या है? महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथ किस विद्वान के लिखे मिलते हैं? मणिराम के। किसके लिखे जाते हैं? ये मणिराम के द्वारा लिखे हुए अनूप विलास ग्रंथ, अनूप व्यवहार सागर। अब यही से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली बन जा सकता है या बना हुआ आया भी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से बताइएगा महाराजा अनूप सिंह के द्वारा लिखित कृति है। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है आजकल। अनूप विवेक ऑप्शन नंबर 1, अनूप विवेक ऑप्शन नंबर 2, अनूप विलास ऑप्शन नंबर 3, अनूप व्यवहार सागर ग्रंथ ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्या आएगा कि उपयुक्त सभी। अब देखो सभी में अनूप अनूप नाम आ रहा है तो बड़ा कंफ्यूज करने वाला विषय बन जाता है। क्या वास्तव महाराजा अनूप सिंह ने सभी ग्रंथ लिखे थे इस नाम से? नहीं साहब, एक ही बात याद रखो कि अनूप सिंह जी का विवेक बहुत अच्छा था, विवेक बहुत अच्छा था तो उसने विवेक ही लिखा था, बाकी इसने नहीं लिखे थे। बाकी तो मणिराम ने लिखे थे। किसने लिखे थे साहब? मणिराम ने लिखे थे। अनूप का व्यवहार
और अनूप का जो विलास है उसके आधार पर या उसके नाम पर जो ग्रंथ लिखे हैं वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं? मणिराम के। तो इसीलिए एक ही ग्रंथ को याद रखिएगा, अनूप विवेक किसका है? विवेक तो महाराजा अनूप सिंह का अच्छा था, जो चित्रकला का स्वर्ण काल है, उस्ता कला का स्वर्ण काल है। मराठों का दमन करने के लिए इन्होंने सहयोग किया औरंगजेब का। औरंगजेब ने इसे उपाधि महाराजा माही भ्रातृ की उपाधि दी थी। अनूप का विवेक बहुत अच्छा है कि उसी के समय आनंद ने गीता का अनुवाद मारवाड़ी राजस्थान में किया था और बहुत सारे मारवाड़ी के अंदर ट्रांसलेशन किए गए थे बहुत सारे ग्रंथों का। अनूप संग्रहालय का निर्माण जिसके समय में होता है वो महाराजा अनूप सिंह ही थे। तो इतने महान महाराजा अनूप सिंह थे। अब आगे इसमें देखिएगा साहब, अनंग भट्ट की बात करते हैं तो यहां पर ग्रंथ इसके द्वारा लिखा जाता है तीर्थ रत्नाकर। कौन सा ग्रंथ है भाई? तीर्थ रत्नाकर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? अनंग भट्ट के द्वारा लिखा जाता है। अनंग याद रखो, अनंग से अन्ना बना लो। अनंग से क्या बना लो? अन्ना बना लो कि अन्ना तो तीर्थों पे जाता है। अन्ना तो आजकल आंदोलन नहीं करता है, अन्ना तो तीर्थ करने में व्यस्त है। तो अनंग भट्ट है वो तीर्थाकर है। महाराजा अनूप सिंह जी दरबार में ये लोग हैं। अनंग भट्ट तो तीर्थाकर है। इसके बाद में देखो भाव तो संगीत में होते हैं साहब। भाव किस में होते हैं? संगीत के अंदर बहुत ज्यादा भाव होते हैं। तो याद रखिएगा, भाव भट्ट जहां आएगा वहां आएगा संगीत रत्नाकर। क्या आएगा साहब? संगीत रत्नाकर। याद रखिएगा, संगीत रत्नाकर है वो भाव भट्ट का है। लेकिन अनंग का मतलब अन्ना याद रखिएगा, अन्ना तो तीर्थों पे जाता है। विवेक तो अनूप सिंह का अच्छा है, विवेक तो अनूप सिंह का अच्छा है। मणिराम क्या करेगा? अनूप विहार सागर, अनूप विलास जैसे ग्रंथों को वो लिखने का काम करेगा। लेकिन इससे पहले भी मैंने बताया था कि महाराजा अनूप सिंह ने अनूप विवेक के अलावा भी कुछ ग्रंथ लिखे थे। काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनुपोदय, इस प्रकार के तमाम जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं? लेकिन याद रखिएगा, गीत जो गोविंद है उसके ऊपर एक टीका लिखने का काम किसने किया था? वो भी इधर से ही होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, वेदनाथ देखो, कुछ वेद होते हैं वो ज्योतिष भी होते हैं, कुछ वेद होते हैं वो ज्योतिष भी होते हैं। तो ज्योतिष रत्नाकर, यहां एक ग्रंथ और भी आएगा, ज्योतिष सार आ जाएगा, रत्नाकर नहीं आएगा, सार, ज्योतिष सार। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये वेद के द्वारा लिखा गया, ज्योतिष वेद के द्वारा लिखा गया है। ज्योतिष सार ग्रंथ। वेदनाथ भाव होते हैं संगीत में। भाव किस में होते हैं? संगीत में होते हैं। अनंग भट्ट की बात करोगे तो क्या बताओगे? अनंग तो तीर्थ। रत्नाकर की बात हो जाएगी और मणिराम। तो ये मुख्य इसके दरबार में दरबारी कवि मुख्य, इन सब में मुख्य था भाव भट्ट। तो ये सारी बातें हम पढ़ रहे थे किससे? महाराजा अनूप सिंह जी से हम पढ़ रहे थे। इसका मतलब है ये सब बात किसकी चल रही थी? महाराजा अनूप सिंह जी से। हमने मुख्य देखो यहां से 10-12 प्रश्न महाराजा अनूप सिंह जी से बन जाते हैं। तो इतना आपको कवर करना चाहिए। किस प्रकार से प्रश्न है वो भी मैंने बीच बीच में कुछ बातों को आपको रख दिया है। ओके, अब आगे चलते हैं। महाराजा अनूप सिंह जी चले गए। महाराजा अनूप सिंह जी चले गए। महाराजा अनूप सिंह के बाद में देखो 2-3 लोग ऐसे आएंगे जिनका एग्जाम के अंदर कोई प्रश्न नहीं बनता है। और मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूं कि बीकानेर के इतिहास को पढ़ना है तो बीकानेर के इतिहास में 4-5 लोगों को पढ़ना होता है। तो उसमें हमने वैसे देखा जाए वंशावली में सबसे जो महत्व के लोग हैं उसमें 2-3 ऐसे लोग हैं, जैसे राय सिंह का मैंने बता दिया, करण सिंह का प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, और महाराजा अनूप सिंह, और एकाध प्रश्न बने तो गंगा सिंह जी। बाकी क्रांति का प्रश्न बने या संधि का प्रश्न बने अंग्रेजों से तो वो इक्का दुक्का प्रश्न रहते हैं। लेकिन ये 3 टॉपिक ऐसे है बीकानेर के अंदर आपको बढ़िया से करने चाहिए। अब आगे देखो, वंशावली में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो आप। जैसे मैंने कहा था महाराजा अनूप सिंह से थोड़ा आगे वंशावली देखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बता सकते हो महाराजा अनूप सिंह के बाद में राजा कौन बना था। याद रखिएगा, महाराजा अनूप सिंह के बाद में वंशावली में जो शासक बना था उसका नाम क्या था। देखिएगा, इसके बाद में शासक बनेगा स्वरूप सिंह। कौन बनेगा? स्वरूप सिंह राजा बनेगा। स्वरूप सिंह के बाद में कौन बनेगा? सुजान सिंह बनेगा। कौन बनेगा? सुजान सिंह बनेगा। लेकिन सुजान सिंह के बाद में कौन बनेगा? जोरावर सिंह बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, जोरावर सिंह से हम एक आधी प्रश्न पढ़ सकते हैं। इसके बाद में कौन बनेगा? जिसका नाम आता है जोरावर सिंह। बहुत जोर था इसमें, बहुत
जोर था बीकानेर के राजा में जिसका नाम रख दिया जोरावर सिंह। इसका नाम क्या रख दिया? जोरावर सिंह। कोई विशेष नहीं, लेकिन एक आधा प्रश्न जरूर बनेगा। देखो जोरावर सिंह के समय में एक तारीख मैं लिख रहा हूं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है ये। 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 को राजस्थान के इतिहास में क्या घटना, क्या इतनी बड़ी बात हो रही थी? आप उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो क्या बात हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम इसमें देखेंगे। इससे पहले मैंने कहा महाराजा अनूप सिंह के बाद में स्वरूप सिंह, सुजान सिंह और उसके बाद में हम जोरावर सिंह। लेकिन जोरावर सिंह में मैंने कहा जोर बहुत ज्यादा है, जोर बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़े सम्मेलन में जाएगा। बहुत बड़ा सम्मेलन राजस्थान में हो रहा था इस समय, और उस सम्मेलन का नाम है साहब हुरडा सम्मेलन। क्या नाम है उसका? हुरडा सम्मेलन। ये ध्यान रखिएगा। और हुरडा कहां पड़ता है? ये भीलवाड़ा पड़ता है साहब। और उस समय भीलवाड़ा कहां पड़ता था? मेवाड़ रियासत में पड़ता था। इसका मतलब है हुरडा नामक गांव में कोई सम्मेलन हो रहा था, और वो सम्मेलन किस क्षेत्र में हो रहा था? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा उस समय किस देश, किस रियासत का हिस्सा था? वो मेवाड़ रियासत का हिस्सा था साहब। लेकिन इसी समय मेवाड़ का राजा कौन था? उस समय मेवाड़ का राजा था जिसका नाम आता है महाराणा जगत सिंह। उसका नाम क्या आता है? महाराणा जगत सिंह सेकंड इस समय राजा थे। याद रखिएगा, जिस समय महाराणा जगत सिंह सेकंड राजा है उसी समय हमारे बीकानेर के जोरावर सिंह भी राजा है। थोड़े समय के लिए जरूर बने होंगे, लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा, यह सम्मेलन तो हमने पढ़ा कि सम्मेलन तो हुआ, लेकिन क्यों? कोई न कोई कारण जरूर होगा लोगों के इकट्ठे होने का। कौन से गांव में? हुरडा गांव में। लेकिन यहां कारण में ध्यान दीजिएगा, यहां हम कारण पढ़ेंगे तो कारण में आएगा मराठा। कारण में क्या आएगा? मराठा लोग। यानी राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि महाराष्ट्र के जो मराठा लोग थे वो राजस्थान के लिए लुटेरों का काम करते थे, चौथ वसूली करते थे, तमाम ऐसे काम करते थे। तो उनसे बचाव के लिए राजस्थान के लोगों ने उनके खिलाफ गठबंधन तैयार किया, इस समस्या से निजात पाने के लिए। तो बड़ा कारण है कि राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए, राजस्थान में मराठों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ। 17 में 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 34। कौन-सी शताब्दी में हुआ साहब? 18वीं शताब्दी में हुआ। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह को इस सम्मेलन का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। अब कईयों के मन में विचार आ रहा है कि सर हम पर तो बीकानेर के जोरावर सिंह पर बात कर रहे थे, लेकिन ये बात कहां आ गई? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जोरावर सिंह ने जोर लगा के कहां पहुंच चुका है, वो हुरडा सम्मेलन में आ गया है और यहां पे हमारा जोरावर सिंह उपस्थित हुआ है। लेकिन इस सम्मेलन को बुलाने का काम किसने किया था? आमेर वालों ने बुलाया था। किसने बुलाया था? आमेर रियासत के लोगों ने बुलाया था। राजा का नाम था सवाई राजा जय सिंह सेकंड। क्या नाम था भाई? सवाई राजा जय सिंह ने बुलाया था इस सम्मेलन, और मराठों के कारण बुलाया था। लेकिन इस सम्मेलन में हमारा बीकानेर का कौन आया था? इसमें बीकानेर का जो व्यक्ति आया उसका नाम था जोरावर सिंह राठौड़। तो ये थोड़ी सी बात याद रख सकते हो। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये मेरे को बताइएगा कि जोधपुर से कौन गया था? हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से कौन गया था? याद रखिएगा कि भाई जोधपुर से जो जाने वाला व्यक्ति था उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम मारवाड़ पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल आप उत्तर दीजिएगा। तो ये कहानी थोड़ी सी याद रखिएगा जोरावर सिंह का, बस यही बात थोड़ी सी समझ के रखिएगा। और जोरावर सिंह के बाद में जो शासक आएगा आगे उसका नाम क्या है? यानी जोरावर सिंह के बाद में आएगा तो वो आएगा गज सिंह राठौड़। लेकिन ये मारवाड़ वाला गज सिंह नहीं है, ये मारवाड़ वाला गज सिंह नहीं है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। अब अपने इसमें आगे देखिएगा, गज सिंह से अगर हम बात करेंगे कोई विशेष बात नहीं है ज्यादा। गज सिंह राठौड़, ध्यान दीजिएगा,
गज सिंह राठौड़ ने सफंद गज का कोई अभियान किया था और उसमें इसने सफलता प्राप्त की थी। इसका मतलब है इसने वहां पर सफलता प्राप्त की थी। तो अहमद शाह नाम का कोई बादशाह था, उसने इसे श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री गज सिंह शिरोमणि महाराज जैसी बहुत बड़ी उपाधि दी थी। ये थोड़ा सा वैसे ही आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो गज सिंह राठौड़ का एक ही आधा ही प्रश्न बनता है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। और गज सिंह के बाद में आगे चलेंगे तो बताइएगा, गज सिंह के बाद में जो शासक बना था बीकानेर का, उसका नाम था साहब, उसका नाम क्या है? सूरज या सूरत सिंह। दो नाम मिल सकते हैं, सूरत सिंह या सूरज सिंह, इसके नाम मिल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण राजा के रूप में इसकी जो भूमिका होती है, लगभग 1787 में ये राजा बनेंगे और 19वीं शताब्दी तक ये राजा रहेंगे, याद रखिएगा। अब इसमें देखिएगा, सूरज सिंह की हम बात विशेष कर रहे हैं। इसने अंग्रेजों से क्या कर ले थे? संधि कर ले थे। यानी लगभग 21 मार्च 1818 को 21 मार्च 1818 को इसने क्या कर ली थी? अंग्रेजों से संधि कर ली थी। किससे संधि की थी? अंग्रेजों से संधि की थी। और अंग्रेजों से संधि करने का कारण भी तो मराठा है। क्या है? राजस्थान के राजाओं ने जब अंग्रेजों से संधि की तो इन संधि करने का कारण भी तो क्या है? मराठा है। लेकिन साहब इस 1818 से पहले एक समय आता है 1805। याद रखिएगा, 1805 में जास्ता सिंह नाम का भाटी शासक था और उसको भटनेर क्षेत्र में हराया था। किस क्षेत्र में हराया था? भटनेर में उसको इसने क्या किया था? पराजित किया था। और उसने जो आज हमारा हनुमानगढ़ है, भटनेर है, उस दुर्ग पर इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था साहब। तो ये घटना थी हमारे बीकानेर का राजा जिसका नाम है सूरज सिंह, जिसने सूरतगढ़ नामक जैसा कस्बा है उसका भी उसमें बसाव किया था। लेकिन इसके बाद में देखें, जो दयाल दास्ती थे जिसने बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास नामक जो ग्रंथ लिखा है, वो भी इसी के समय में थे। चूरू जैसा जो क्षेत्र है वहां पर जाकर लड़ने वाला हमारा जो राजा है उसका नाम क्या है? सूरज सिंह राजा है, या महाराजा इसको सूरज सिंह भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये इसकी जो भूमिका थी। और बाकी अब समय समाप्त हो रहा है क्लास का, और जो बाकी जो बातें रह जाती है वो हम अगली क्लास के अंदर करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।